मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अभी बैक टू बैक आपने लगभग 3 क्लासेस साइकोलॉजी की देखी तो आप बोरिंग फील कर रहे होंगे। मैंने कहा चलो अब अपन क्या ले चलते हैं, अपन ले चलते हैं इस बार हिंदी का टॉपिक। मुझे फिनिश करना है तो मैंने कहा चलो एक हिंदी की क्लास पढ़ा दें। और इस हिंदी की क्लास पढ़ने का मतलब है कि आपके 7-8 नंबर पक्के हो जाना, 7-8 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। बस आपको आगामी 20 से 22 मिनट सुनना है और जितनी ज़्यादा हो सके दोस्तों, जितनी ज़्यादा हो सके इस क्लास को आपको क्या करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों को। बस यही मैं चाहूँगा, यदि आपको क्लास पसंद आती है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और कोशिश मैं ये करूँगा कि आगामी 3-4 दिन लगातार बैक टू बैक क्लासेस हर 2 घंटे में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आपको मिलती रहें, ताकि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपने भी देखा होगा साइकोलॉजी का मेजर पोर्शन हमने कंप्लीट करा दिया। बाल विकास की क्लास है वो भी आपको इस क्लास के बाद मिल जाएगी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। हमें व्याकरण हमको पढ़नी है आज, हिंदी की व्याकरण। चलो कलर चेंज कर लें, काफ़ी देर हो गया इस क्लास को पढ़, इससे पढ़ाते हैं इस बार। चलो अब हमको पढ़ना है व्याकरण। क्या पढ़ाना है? व्याकरण। व्याकरण क्या है? बी धन आ धन करण। व्याकरण बनता है किसी भी बात को भली भांति से समझना या जानना, क्या होता है? व्याकरण कहलाता है। बी धन आ धन करण से व्याकरण बनता है। परिभाषा क्या है? व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन उच्चारण प्रयोग करने पर प्राप्त होता है। ये सब भाषा तुम्हें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से आया क्वेश्चन बनेगा, टीटी में व्याकरण के अंग होते हैं तो 3 होते हैं। वर्ण विचार पहला, शब्द विचार दूसरा, वाक्य विचार तीसरा। 3 अंगों से मिलकर पूरी व्याकरण बनती है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अगला देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है। वर्णों के शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता वर्ण। ठीक है, अब वर्ण हमने लिख दिया आ, बताओ इसका क्या अर्थ है? कुछ अर्थ निकलेगा का? नहीं निकलेगा। भाषा की सबसे छोटी, अगर वो पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्यान रखना भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। देखते जाओ भाई, यहाँ पे हम इन चीज़ों को क्या करते थे, अभी आपको ये बना दिए। देखो मैंने ये गोले हैं। मौखिक इकाई पूछे, यदि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे, ये देखो इसको, ठीक है। चलो तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो हमारी मौखिक इकाई क्या होगी? थोड़ा लो, मौखिक इकाई क्या होगी भाई? ध्वनि होगी। और अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण होगी। और यदि वो कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपकी क्या होगी? वर्ण होगी, ध्वनि नहीं होगी। ठीक है, भाषा की अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या होगी? आपकी वर्ण होगी। नहीं तो आप पता चले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि होगी और लिखित इकाई वर्ण होगी, लेकिन ना लिखित लिख के आए और ना मौखिक लिख के आए तो क्या लगाओगे? वर्ण लगाओगे। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। जो अर्थ होता है इसके आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो शब्द होती है। आगे देखते हैं, भाषा का अर्थ के आधार पर 2 इकाई होती हैं, शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। सबसे छोटा शब्द होता है और शब्दों से मिलकर शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इंग्लिश में परिभाषा होती है, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण भाव निकलता हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य कहलाती है। जैसे राम घर जाता है, यही तो पूरा वाक्य होगा, पांचाल होगा कि नहीं? तो राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, इसी में तो पूरा वाक्यांश बनता है। अब आगे देखते हैं, भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। सबसे छोटा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बोलोगे वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा का सबसे बड़ा अंग भी क्या होता है? वाक्य होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ण को अक्षर कहा जाता है। ना छरती थी अक्षर संस्कृत में पढ़ाया है, संस्कृत की क्लास भी आएगी, डोंट वरी, आप बिल्कुल समस्या ना लो। वाक्य यंत्र में यदि ध्वनि स्वतंत्र हो तो स्वर कहते हैं। मतलब वाक्य यंत्र में जब हम बोलते समय जब हम कोई भी शब्दों को उच्चारण करते हैं, तो यदि वाक्य अंत से ध्वनि स्वतंत्र होगी तो मुंह में कम लगे हुए सीधे निकल जाती है। जैसे आ, देख रहे कम जीभ यहाँ वहाँ हो रही। और वाक्य अंत में ध्वनि किसी की सहायता से बोली जाए तो उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर होते हैं, जो परतंत्र हों किसी के सहारे हों वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, अरे हमारा एग्जाम आ गया भाई, हम है ना के सक्सेस हब के साथ हैं। आपका लास्ट टाइम में रिवीजन
भली पहले क्लासेस नहीं पढ़ाई, लेकिन ये लास्ट टाइम का जो है ना, इसमें तो धुआंधार, मतलब समझ रहे, आज ही आपको दिख गया वो टेलर है, तो ये पिक्चर बाकी है। स्वर क्या होते हैं? बेवर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती अर्थात स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, भाई आप बिल्कुल रट लीजिए कि हिंदी में जो स्वर होते हैं, जो हिंदी में आपके, हमने क्या कहा, जो स्वर होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। याद कर लीजिए, हिंदी में स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इस चीज़ को आप याद रखना कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आ ई ऊ री ए आई ओ और औ, तो इतना याद रखना। दो अयोग बाय होते अंग और आहा, कितने हो गए? अयोग बाय। आ माने नहीं, योग माने जोड़कर, वाह माने बाण। जो किसी भी वर्णों के साथ, मतलब ना जो स्वरों के साथ जुड़ते हैं और ना व्यंजनों के साथ, मतलब इनका किसी में नहीं गिने जाते हैं। जो ना स्वरों में जोड़े जाते हैं ना व्यंजनों में गिने जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अयोग बाय कहते हैं। ये सदैव व्यंजनों के ऊपर या स्वरों के ऊपर प्रयोग होते हैं। जो स्वरों के अलावा किसी और के साथ योग करते हैं क्या कहलाते हैं? जो स्वरों के साथ किसी और के साथ योग करते हैं क्या कहलाते हैं? अयोग बाय कहलाते हैं। हिंदी में 2 अयोग बाय होते हैं। क्वेश्चन है संस्कृत में कितने अयोग बाय होते हैं? तो ये संस्कृत वाले बताएंगे जितने लोग संस्कृत लिए हैं। स्वर, अब आप देखते हैं स्वरों के प्रकार। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु या छोटा या एक मात्रिक स्वर। मतलब ह्रस्व क्या दो से, ह्रस्व माने भी छोटा होता है, लघु माने भी छोटा होता है, छोटा माने छोटा होता है। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन एक मात्रक स्वर कहते हैं। इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। तो हिंदी में यदि पूछ लिया जाए मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ ई उ री। ठीक है, जब शब्द लिखा है मूल, ध्यान से रखना, ही तो पता चले पेपर में गलत करके चले और क्या दो, अरे सर ने तो बताया। भाई सर तो बता रहे, ये मुझे पता है कि सर ही बता रहे। चलें अब आगे देखते हैं कि हमारे संधि स्वर कितने होते हैं। तो संधि स्वर 7 होते हैं। आप देख लीजिए संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर 7 होते हैं। संधि स्वर क्या होते हैं? इन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं, इन्हीं को गुरु कहते हैं, इन्हीं को बड़ा या इनको द्विमात्रिक भी कहते हैं। देखो, ह्रस्व का विलोम क्या होता है? दीर्घ। लघु का विलोम क्या होता है? गुरु। छोटा का विलोम क्या होता है? बड़ा। और एक मात्रिक का विलोम क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। चलें तो संधि स्वर कितने होते हैं अपने? आ है, ई है, ऊ है, री, ए है, आई है, ओ है और आओ है। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? सामान्यतः हिंदी के नहीं होते हैं, संस्कृत के होते हैं, इसलिए इनको एवं कर लो। लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो बेस्वर जिन्हें लगातार बोलते रहते हैं। प्लुप्त स्वर 8 होते हैं। आ ई आ ई ऊ, ए आई ओ और आऊ। ए आई और जैसे तुम्हारे ए है, आई है, ओ है और आऊ है, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कोई पूछ ले संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अब चलते हैं स्वरों के आधार पर, वो ओष्ठ आकृति के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर एक लगता है छूट गया, नहीं छूटा। अच्छा, 2 नंबर से ही शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये लगता है मेरे रजिस्टर में ही मिसप्रिंट था, तभी से 2 नंबर लिख गया उसमें। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जब हम शब्दों को बोलें और हमारा मोट गोल आकार का हो जाए, हमारा मुख कैसा बने? गोला आकार का बन जाए, तो उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ ओ आओ, जैसे ऊ से उल्लू, ऊ से ऊख, ओ से ओखली, आओ से औरत, तो आओ, तो इसमें क्या होता है? वृत्ताकार होते हैं। ये जो होता है आ, जो ओ होता है, ओ को कहते हैं। जैसे डॉक्टर, तो ओ होता है, आगत स्वर कहलाता है, इसको नहीं काउंट करते। तो वृत्ताकार स्वर तुम्हारे 4 होते हैं, अवृत्ताकार 7 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। और अवृत्ताकार में ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ और ओ और औ को छोड़कर शेष जो बचते हैं, आ है, ई री, ली, ये सब क्या हो जाते हैं? अपने क्या होते हैं? अवृत्ताकार स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ आया, तो इसको देख लीजिए। इसे आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर या गृहीत स्वर कहते हैं। इसे अर्धचंद बिंदु भी कहते हैं। यह वृत्ताकार स्वरों में आता है, लेकिन इसे गिना नहीं जाता है। तो आ कैसा होता है? चित्त। अब दूसरा, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। देखो, इनको याद करने की ट्रिक समझ लेना, बिल्कुल ट्रिक, ध्यान से सुनना। एक होते हैं अग्रस्वर, दूसरे होते हैं मध्य स्वर, तीसरे होते हैं पश्च स्वर। सबसे पहले आप लिख लो मध्य स्वर। मध्य स्वर आपका क्या होता है? आ होता है। क्या होता है? आ। अब इसके बाद आप आते हैं पश्च स्वर पे। किस पे आते हैं? पश्च स्वर। तो आ के बाद जितने भी अक्षर 3 आकृति के बनते हैं, कैसे बनते हैं? त्रिका 3 से बनते हैं, वो सारे क्या होते हैं? पश्च स्वर। जैसे दीर्घ आ हो गया, जैसे ऊ, इसको 3 बनाओ, फिर दीर्घ ऊ लिखना है तो 3 बना के मात्रा लगा दो। ओ लिखना है 3 लगा, एक डंडा एक मात्रा खींच दो। औ में एक डंडा 2 मात्रा। यही होता है कि नहीं होता है? तो जितने भी 3 आकार के होते हैं वो पश्च स्वर होते हैं। बस मध्य स्वर में याद रख लेना, आ होता। अब जो शेष बचेंगे ई ए आई और री, वो क्या हो जाएंगे? अग्रस्वर हो जाएंगे। तो पश्च स्वर क्या होते हैं? तीसरे नंबर पे आते हैं। 3 आकृति के जो स्वर होते हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। सिर्फ मध्य स्वर में क्या आता है? आ आता है, ह्रस्व आ।
तालु की स्थिति के आधार पर देख लीजिए भाई, तालु की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। सबसे पहले हम आए विवृत पे हैं, तो दीर्घ आ हो गया। अब भाई जब विवृत का मतलब होता है पूरा खुला होना, क्या होता है, पूरा खुला होना, और अर्धविवृत का होता है पूरे से कुछ कम खुला होना, मतलब पूरा नहीं खुला होना, और समृत का मतलब होता है बंद होना ऐसे, और अर्धसमृत का होना कुछ खुला होना। ठीक है, तो अब इसने कहा है तो सबसे पहले हमें विवृत आ याद रखने ना, विवृत में क्या है आ, अब आ के बाद क्या बचा, आ बचा। ठीक है, अब इसके बाद हम ऊपर गए तो हमने समृत में क्या लिखा, ई लिखा, ई ऊ री, और ए और औ, और यहाँ ए और औ कर दिया। चलें, अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, चंद्रबिंदु और निरनासिक, अनुनासिक और निरनासिक। निरनासिक क्या होते हैं, जो बिना चंद्रबिंदु के आधार पर बोले जाते हैं, सभी 11 स्वर होते हैं। जाति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय विजातीय। चलो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये अपनी के सक्सेस अब जो दिख रही है ना आपको, ये इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। कोई भी समस्या है तो आप याद कर सकते हैं 740, ससुर नंबर क्या है, नंबर ही भूल गए हम तो हैं। चलो 7458966283 749896 वो क्या जो नंबर दे रहे थे उस पर फिर आप लोग कॉल लगा लेते, तो कॉल नहीं लगवानी ना हमको, इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन हमारे 3 होते हैं, कितने, वो सॉरी व्यंजन कितने होते हैं, कुल 3 नहीं 33 होते हैं। कितने होते हैं, कुल व्यंजन 33 होते हैं। स्वर हम बता चुके, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलें अब देखते हैं व्यवर्ण। व्यवर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते था, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता ली जाती है। आगे देखते हैं, चलो इसको समझते, इस खेला को समझते हैं, इस खेला को समझते हैं। चलें, तो अब हमें पहले ये खेला समझना है, बिंदुओं का खेल। ये 4 बिंदु होती हैं, तुमने देखा होगा। ये कैसे कभी बनाया तो हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, यहाँ ऐसे रख देते हैं, कभी कभी ऐसे यहाँ रख देते हैं। ये 4 बिंदु हैं, हमने ये पाई बना दी, देखिए ये ऐसे करके और ऐसे करा दी। अरे सॉरी यार, सॉरी ब्रो, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब जिस सिरोरेखा के पाई एक सिरोरेखा के ऊपर होता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, या सुरों पे लगता है अनुस्वार। ठीक है, अब जो पीछे होता है ये पंचमा अक्षर बिंदु कहलाता है, इसमें सिर्फ इंगा में लगता है, ऐसा लगा देखा होगा आप लोगों ने। जो आगे लगता है ये अरबी फारसी शब्दों को पहचानने के लिए होता है। जिन शब्दों के आगे ऐसा वर्ण लगा हो उनको आंखें मीच के अरबी फारसी शब्द टिक कर लेना। यह 5 वर्णों पर लगता है, का, खा, गा, जा, फा। इसमें से क्या होता है, जो हमारा देखो, इसमें से जो हमारा खा खरगोश है, जा जहाज, फा प्रकार, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 ही नुक्ता वर्ण होते हैं, खा, जा और फा। ठीक है, ताड़नजात जिनके नीचे बिंदी लगी हो, जैसे हमें अभी ऐसे डे पढ़ाएंगे, तुमको ढे पढ़ाएंगे तो देखो ये बिंदी रख दी डे और ढे के नीचे, तो ये डे और ढी के इन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़नजात कह दो, उत्क्षिप्त फेंक दो, या फेंकने वाला चिन्ह कह दो। यह सिर्फ 2 वर्णों पे होता है, डे और ढा, इन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। जब डे को बनाएंगे तो आर से बनता है, ढे को बनाएंगे तो आर एस से बनता है अंग्रेजी में। ठीक है, या द्विगुण व्यंजन भी इन्हें कहते हैं, ये 2 होते हैं। देखो यहाँ लिखा है, डे और ढे को 2 गुणों या उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन कहता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नुक्ता वर्ण 3 होते हैं, खाजा, फाफा। शिव प्रसाद राजा सितारे हंद ने नुक्ता वर्ण 5 बताए हैं। देवनागरी के शब्द में का, खा, गा, जा, फा में से आगे ये चिन्ह आए तो यह का अरबी फारसी के होते हैं। इनको राजा शिव प्रसाद सिंध ने बताया। अपभ्रंश की व्याकरण के पाणिनि हेमचंद को कहते हैं। किसको कहते हैं, हेमचंद को कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को काय का हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, और संस्कृत व्याकरण के पाणिनि तो कौन है, महर्षि पाणिनि ही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको आता है, स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। का वर्ण, का वर्ग, हमने वर्ग लिख लिए यहाँ 5, तो चलो इसको हम और स्मॉल कर देते हैं। ये देखो, ये नहीं आएगा भाई, आएगा नहीं वो, चाहे जितना छोटा करें, क्योंकि हमने हर वर्ग को समझाया है। तो आप पहले देख लीजिए सिर्फ का वर्ग के अक्षर, का है, खा है, गा है, घा है, इंगा। जो इंगा होता है इसको पंचमाक्षर कहते हैं, और ये जो बाद में होती है बिंदी, इसको पंचमाक्षर बिंदी कहते हैं। फिर चा वर्ग देखिए, तो चा, छा, जा, झा, झा ऐसे बनता है, पहले बनता था, अब लेकिन ये अमानक वर्ण हो गया, अब ऐसे बनना। वर्तमान में ये प्रचलन में है, पहले देखा होगा ऐसे कई जगह अभी पुराने अक्षर में लिखा, और ये यहाँ है। अब आगे देखते हैं टा वर्ग, तो टा, ठा, डा, देखो ये उत्क्षिप्त होते हैं, ढा और ढे और एणा, तो द्विगुण व्यंजन हो गए। चलें अब आगे ता वर्ग में देखते हैं, ता है, था है, दा है, धा है, ना है। पा वर्ग में देख लो, पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वर्ग हो गया तुम्हारा। यह वर्तमान अमानक। डे और ढा को 2 गुण व्यंजन कहते हैं।
जिनकी गुंडी बनती है, जिन वर्णों को उन्हें सिररोखा नहीं खींचे, जैसे भावट्टी बनाया तुमने तो भैया भावट्टी इतनी खींचेगी, अब ऐसे नहीं खींचोगे, अगर ऐसे खींचोगे तो मच्छी लगने लगेगा। आगे देखते हैं, विसर्ग पर भी कभी सिलोरेखा नहीं गुजरती, जैसे प्रातः काल लिखा तो एक पूरा वर्ण है, लेकिन बीच में देखो सिलोरेखा टूटी हुई है, पूरी लाइन नहीं खींचती है। 5 वर्गों के उच्चारण में जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इन स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जो 5 वर्ग हैं, टोटल 25 अक्षर होते हैं, इनमें कोई ना कोई स्पर्शी होता है। वर्णों को बोलने के लिए कार प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? कार प्रत्यय जोड़ा जाता है। सायचर विधि मारी अमांत्र सही ने दी थी। या रा ला वा अंतयस्त वर्ण होते हैं, सा सा साहू उस वर्ण होते हैं। या वा को अर्ध स्वर कहते हैं। या वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, मतलब आधे स्वर होते हैं। या वा आधे स्वर क्या होते हैं? या वा, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों को 3 प्रकार में बांटा गया: वर्गीय, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। वर्गीय स्पर्शी व्यंजन में का से लेके पा वर्ग तक के अक्षर आते हैं। का कबूतर से लेके पा वर्ग तक के अक्षर आते हैं। अंतःस्थ में क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतःस्थ 4 कौन कौन से होते हैं? या है, वाह है, रा है, ला है। ऊष्म क्या होते हैं? सा 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 हा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। या व रा को अर्ध स्वर या अंत वर्ण भी कहते हैं। अब घोष मतलब कंपन के आधार पर क्या होता है? तो कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, घोष और सघोष। आ माने नहीं, घोष माने कंपन। जिनमें कंपन ना हो, जिन्हें बोलते समय कंपन मतलब जीव हले सल है ना, उन्हें सघोष। जिन्हें बोलते समय कंपन होता है, कंपन के साथ बोले जाने वाले। जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, होता है इन्हें सघोष कहते हैं। अघोष वर्ण कुल कितने होते हैं? 13। सघोष वर्ण कितने होते हैं? 31। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर, देखो कौन है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर व सा वर्ण को भी अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के 3 4 5 हा वर्ण को, मतलब प्रत्येक वर्ण का 1 2, ठीक है, और सा तो अघोष होंगे। प्रत्येक वर्ण के 3 4 5 व हा या वा रा ला वर्ण सघोष कहलाते हैं। सभी स्वर भी कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। अब प्राण वायु के आधार पर लिख लो। मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण, चलो अल्प प्राण, वे वर्ण जिन्हें बोलने पर कम प्राण वायु लगती है, कम प्राण वायु लगती है। प्रत्येक वर्ण 1 3 5 अंतःस्थ वर्ण या वाराला होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? अल्प प्राण स्वर 30 होते हैं। महाप्राण वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जिन्हें बोलने पर ज्यादा प्राणवायु लगती है, या वर्ण 2 4 व उस व्यंजन सा होते हैं, या कुल 14 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यह 8 प्रकार के होते हैं: स्पर्शी व्यंजन या मूल स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक संघर्षीन, प्रकंपित या लुंठित, पार्श्विक, ताड़न्याद या उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं, जिन्हें मूल स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे का है, टा है, ता है, पा वर्ग के प्रथम 4 4 वर्ण, का खा गा घा घा, टा ठा डा डा ढा, ता था दा दा भा, पा फा बा भा। कुल 16 वर्ण होते हैं। अगला देखें, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन 4 होते हैं, सा हा, ठीक है। और देख लो स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? मूल 16 होते हैं। मूल स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 16 होते हैं। का खा गा घा, छोट कौन कौन से जाते हैं? 4 ठैये छूट जाते हैं। इसमें चा वर्ग नहीं होता, पहले तो पूरा चा वर्ग खत्म होता है, तो चा वर्ग के 5 वर्ण हो गए और प्रत्येक पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर की 4 हो गए, 9 वर्ण छूट जाते हैं कुल। तो क्या होता है? का वर्ग, टा वर्ग, तापा, काटा तापा, कट तप्पा, कट तप्पा, कटप्पा, काटा तप, कट तप। जो कटतप होता है उस कटतप के अनुसार स्पर्श संघर्षी होते हैं। संघर्षी तो अपन को पता ही है, साहा होते हैं, ठीक है। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? चा वर्ण के प्रथम के 4 वर्ण जो होते हैं, चा छा जा झा, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? चा छा जा झा। कौन से होते हैं? चा छा जा झा। और कोई पूछे तो संघर्षी कौन से होते हैं? तो सा होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? मात्र स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, मूल स्पर्शी व्यंजन। तो का खा गा गा, टा ठा डा, चा वर्ण छोड़ दो। चा वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श संघर्ष होता है, संघर्ष के साथ जो स्पर्श करें, चा छा जा झा, जिसमें घर्षण बल ज्यादा लगता है। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सभी वर्गों के पंचमाक्षर को नासिक व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं? या वा, जो अर्धस्वर होते हैं, या वा। कोई समस्या नहीं, बढ़िया आराम से बोलो, या वा, या वा, या वा, ठीक है। ऐसे रट लो पांचाल हैं। प्रकंपित या लुंठित वर्ण आर होता, कुल 1 वर्ण होता। पार्श्विक ला होता है बेचारा, बगल और किनारा अर्थ होता है पार्श्विक का।
ताड़न जात दो होते हैं, ताड़न जात कह लो या उत्क्षिप्त कह दो या द्विगुण व्यंजन कह दो। ये डे और ढे होते हैं। डे बनता है आर से, ढे बनता है आर एच से। उच्चारण के आधार पर वर्गों का आधार पर वर्णों का वर्गीकरण भैया हम तो यही कर दिए। अब समझ लो तुम, ये अपना मुखारबिंद है, समझ लो कि ये तुम्हारा ही है पांचाल। चलो पांचाल तुम्हारा नहीं है, जो क्लास को लाइक ना करे उसका है ये, समझ लो। या शेयर ना करो, सॉरी लाइक का नहीं, शेयर का करते हैं। चलो जिसका शेयर नहीं किया उसी का ये चित्र है, इसलिए शेयर कर दो सबको उठा के जल्दी से। तो देखो पहले क्या होता है, ये सरी का भैया मोह है, ये ससुरा, ये बन गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ से ये निकली तुम्हारी जीभ, ये जीभ निकली, ये थुतरी है तुम्हारी, दांत भी बन गए, यहाँ सब बन गया। मैं तो कलाकार हो गया भाई, आर्ट क्या है फिर तो यहाँ भारत रत्न मिलना चाहिए मुझे है। तो पहले स्थान में कंठ आता है, तो कंठ से कंठ होता है, तो का वर्ग का हो गया कंठ, का वर्ग का क्या हो गया कंठ हो गया, ठीक है। फिर दूसरे स्थान में देखो तालु, तो चा वर्ग का तालु हो गया, का चा, फिर क्या का वर्ग, चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो मूर्धा में अगला बार जो दंत हो गया पंच, ता वर्ग दंत से हो गया, और ओट से क्या हो गया पा वर्ग ओट से हो गया। तो अब बचा कौन सा का वर्ग चा वर्ग, टा वर्ग कैसे हो गया मूर्धा से हो गया। तो देखो स्तंभ और पंक्ति में देखो ये लिखे हैं तुम्हारे वर्ण, जो आ का बा, देखो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आकुह विसर्जनी नाम कंठा, संस्कृत जोड़ लो भैया रो, कंठ और कंठ क्यों कहता था संस्कृत लो। इचू यसा नाम तालु, तालु से हो गया। ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा से हो गया। ता वर्ग का लितु लसानाम दंता, ता लासा हो गया दंता। उपदमानी ओष्टो, ऊ पदमानी, ऊ और पावर क्या हो गया ओष्ट से हो गया। एते दो कंठ तालु, ए दो कंठ तालु, ए और आई क्या होते हैं कंठ तालु। ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ और औ कैसे होते हैं कंठ और ओष्ट से होते। देखो सब मिल रहे हैं, बस एक वर्ण रटना है। वाव कील कैसे होता है दंतो बकार दंतोष्ठम, ये भी संस्कृत में पढ़ाया है मैंने, वाह क्या बात है। हाँ को याद रखना, अकुह विसर्जनीय कंठ, वहां कंठ से होता है, लेकिन कंठ है कि यदि हिंदी में आया और कंठ नहीं है तो फिर पहले तो स्वरयंत देखोगे। यदि स्वरयंत नहीं है मतलब अली जीवा कहते हैं इसका, अली जीवा कहते हैं, अगर अली जीवा या स्वरयंत नहीं है तब तुम कंठ लगाओगे। अंग का क्या होता है नासिक या नासिक को होगा। तो स्वर हमारे कितने हो गए 11, कुल व्यंजन 33, कुल वर्ण कितने हो गए, अधियोग पूछ दे कुल वर्ण तो आपको लगाने हैं 44। चलो आगे चलते हैं, बस और 5 मिनट रह गए भाई, घबराना नहीं है। हिंदी के अन्य वर्ण भी देख लो, अयोग बाय में बता चुका हूँ, इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता है, केवल स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इनकी सदैव 2 मात्राएं मानी जाती हैं। संयुक्त अक्षर बेवर्ण होते हैं, संयुक्त अक्षर कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं 4 होते हैं, बताने की ध्यान नहीं रही तो देख लीजिए। 6 त्रय जय ज्ञा, यहाँ से एक सवाल आता है कई बार, तो देखो या तो इसको लिख लो का और सा, ये देखो हम थोड़ा और जूम करे दे रहे, 1 सेकेंड भाई, ये ससुरा तो फोन ही हैंग हो गया है। चलो संयुक्त अक्षर अब दिख रहे होंगे तुम्हें बढ़िया अच्छे से, देखो हाँ, अरे अब तो मौज हो गए। संयुक्त अक्षर देखो का और सा, या ते और रे, या जे और ए, या से और रा, या देखो का सा आ ता रा आ जा या और सा सारा। तो कुल 4 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं 4 होते हैं। इनके उच्चारण स्थान कोई पूछ ले तो का कंठ से होगा, से मूर्धा से होगा, और आ कंठ से होगा। कंठ मूर्धा कंठ होता है 6 है। बहुत अच्छे उन्नतिशील बच्चे हैं आप। हाँ विकसित स्वत या अनुनासिक या चंद्र बिंदु तो देख लिया आ होता है। ताड़नजात उच्छिप्त हम बताइए कि डे होता है। इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई देखो ताड़नजात को आप डे और ढे को कभी भी स्वर रहित नहीं कर सकते, इनको देख लीजिए। और ये किसी इनसे कभी भी कोई भी वर्ण ताड़नजात के प्रथम अक्षर प्रयुक्त नहीं होता, तो हम पूछो डे से स्टार्ट करते हैं। ये सदैव शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं, इनको इनसे कभी भी नए शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। विदेशी आगत मेहमान स्वर आ हो गया। विदेशी व्यंजन कितने होते हैं 5 होते हैं, कै खे गे जैफ है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार 3 विदेशी स्वर होते हैं, 3 विदेशी व्यंजन होते हैं, और 1 होता तो कुल 4 होते हैं। अब देखो वर्णों की संख्या बड़ी दुविधापूर्ण होती है, तुम लोगों को समझ लीजिए। स्वर कुल कितने होते हैं 11 होते हैं। व्यंजन कुल कितने होते हैं 33 होते हैं। मूल वर्ण या साधारण वर्ण कितने हो गए 44 हो गए। मूल वर्ण या साधारण वर्ण कितने हो गए 44 हो गए। अयोग बाह्य कितने हो गए 2। संयुक्त अक्षर आ कितने हो गए 4, ठीक है। और ताड़नजात कितने हो गए 2, तो मिलाओ 44 तो ये थे, 44 2 46 4 50 2 52, तो कुल वर्ण कितने हो गए 52 हो गए। ऐसा ही में पूछा गया था इस बार, कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं पांचाल, कुल वर्ण 52 होते हैं। हिंदी में कुल वर्ण पूछ ले, टीईटी में देखो स्पष्ट लिख दिया मैंने, टीईटी में यही टिक करना है, 52 होते हैं। हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। विदेशी वर्ण हमने पहले ही बता दिए 3 और 1 4, 3 व्यंजन होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, एक स्वर होता है,
ठीक है। लेकिन देवनागरी, हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार मानक वर्ण, यदि कोई पूछे मानक वर्ण तो कुल वर्ण तो कितने होते हैं, पहले अगर पूछ ले कुल कितने होते हैं तो आपको ऑप्शन में अगर 44 दिख रहा है तो 44, नहीं तो फिर ऐसा कभी विवादास्पद उस ऑप्शन होगा नहीं कि 44 दे दे 52 दे दे, ऐसा नहीं देगा। तो कुल वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और मूल वर्ण पूछ ले तो कितने होते हैं? 44 होते हैं। कितने होते हैं? मूल वर्ण 44 होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं, और मानक वर्ण 56 होते हैं। ठीक है, देखो स्पष्ट लिखा है। मात्राओं की संख्या 10 होती है, 10 रूप में 10 ही होती है। आ मात्रा नहीं होती, सिर्फ संकेत के रूप में होता है, इसे उदासीन स्वर कहते हैं। तो स्वर हमारे 11 होते हैं, मात्रा हमारी 10 होती है, इतना याद रखना चाहिए। मात्रा कितनी होती है? 10 होती हैं। ह्रस्व स्वर हमारे जो होते हैं वो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। ठीक हो, अब देखो इसमें देख लो, कमल में शब्द 3 है, का मा ला, मात्रा भी 3 है। कमल में 5 वर्ण हैं, वर्ण कितने हैं? 5 हैं। चलो, यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो इसे अलग नहीं गिनते हैं। जैसे शेरनी, तो 1 2 3 4 5 6, कुल वर्ण कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन यदि आ होता तो नहीं गिनते। चलें, घोष या सघोष वर्ण आहा होता है। री और री का उच्चारण साम होता है, लिटू रसाना, वो उससे करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक जन हमसे पूछे भी थे उस दिन, मैं शायद जल्दी में उनको सही नहीं बता पाया, कोई बिजी था तो ऐसे बता दिया, इसलिए मैंने आज इसको डाल दिया, क्योंकि 1 नंबर का यहाँ से शब्दकोश का क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी में शब्दकोश का क्रम क्या होता है? सबसे पहले अंग आता है, फिर अनुनासिक आता है, फिर आहा आता है। ये होता है शब्दकोश, डिक्शनरी है ये। क्या है? डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हिंदी की डिक्शनरी है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अंग आएगा, फिर अनुनासिक आएगा, फिर आहा आएगा, फिर आ ई ऊ री ए आई ओ और औ। दीर्घ ऊ को स्थान नहीं दिया गया यहाँ पे। क्या और का के बाद छत्री का छा आता है, फिर खा खरगोश, गा गमला, गा इंगा, चा से चम्मच, छा से छाता बेटा, जा से जहाज, जा के बाद ज्या आता है। विज्ञान होता है, विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है, ज्ञान। जा और यहाँ के संयोग से बनता है, संयुक्त व्यंजन होता है। फिर जा ता के बाद त्रा आता है, था नहीं आता है। ठीक है, पा के बाद पा फा वा भा, सा के बाद स्त्री आता है वाला, और सा के बाद फिर हा आता है। तो प्रारंभिक वर्ण जो होता है वो अंग होता है, और अंतिम वर्ण क्या होता है? हा होता है। शब्दकोश का अंतिम स्वर क्या है? आओ है, और अंतिम व्यंजन क्या है? हा है। एक बार फिर देख लीजिए, अंग से स्टार्ट होते हैं, अंग अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक व विसर्ग। ठीक है, चलें इसके साथ। जैसे हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा छत्री 6, क्षत्रिय 6, कर्म और क्रम क्या, इनके शब्दकोश। तो देखो, हमने देखा छत्री को तोड़ के लिखा, 6 को तोड़ के लिखा, क्षत्रिय को लिखा, क्रम को लिखा और कर्म को लिखा। फिर हमने इसमें से मिलाया, पहले हमारा कर्म आया, कम क्या, क्रम, क्षत्रिय 6 कर लेना अपना। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा था उसको हमने देखो रखा है, आया टीईटी में क्वेश्चन है, आया हुआ टीईटी का क्वेश्चन है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है, आप सीधा ऑप्शन नंबर सी करके आओगे। मुझे पता है क्यों, का, चा और ता और छा। हो गया क्या आपका फिर गलत? क्यों? क्योंकि हमने बताया हिंदी शब्दकोश में अंगा से शुरू होती है, अंग, आ और आहा, यही होता है। पांचल क्यों नहीं होता? अंग, आ और आहा। तो देखो, संतान, अंग, दो सा सब में है, सा सब में है। देखो और नीचे करे दे रहे, 1 सेकंड, 1 सेकंड, देखो सा सब में है। देखो सा सकल, सचल, सक्षम। तो पहले तो हमारे चारों ऑप्शन सही हो रहे। अब देखो, अंग, पहले तो अंग आता है ना, तो ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन और ये ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी और सी तो हमारा होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा अभी के लिए कट गया। अब कैसे पहचानो? सा के बाद आ आता है, सकल दोनों में मिल रहा है। अच्छा बताओ, अब यही तो लोचा हो गया, जिसने यहाँ परख भी लिया। तो छत्री का छा, का के बाद छा आता है, का, खा, गा, घा। तो पहले क्या आएगा बताओ? छत्री का छा आएगा कि चा आएगा? छत्री का छा आएगा। तो फिर होगा सक्षम, फिर होगा सचल। सो करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, और आज आप लोगों को समझ में आ गई हो। एक चीज फिर लिख लीजिए आप यहाँ पे, देखो थोड़ा सा पेज इसलिए खाली दिया था। कुल हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं भाई? 52। कितने हैं? अगर वो पूछे सामान्य वर्ण तो 44 स्वर और व्यंजन। यदि पूछे मानक वर्ण तो 56। मानक वर्ण कितने? 56। यदि वो पूछे द्विगुण व्यंजन तो 2 ठैया। अयोग बा है तो 2 ठैया। अब यहाँ ये क्वेश्चन और पूछेगा, वो पूछेगा संयुक्त स्वर। क्या पूछ सकता है तुमसे? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर पांचाल 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब संयुक्त स्वर 4 कौन कौन से हो देख लीजिए। ए है, आई है, और ओ है, और औ है। ये तुम्हारे क्या होते हैं? संयुक्त
स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छत्री, त्रा, ज्ञा और श्री। ठीक है, इन सब का हमने पढ़ा दिया। मिलते हैं अगली क्लास में धमाकेदार तरीके से। बाय, टेक केयर सभी। आशा रखते हैं कि आज आपका दिन अच्छा रहा होगा। सुबह से लगातार क्लासेस मिल रही हैं, दोपहरी में आपको 12:15 बजे से। चलें, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द।